हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 15 है। पार्ट 14 तक हम 280 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 14 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 15 में हम 281 से लेकर के 300 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 281। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो हमें ये ज्ञात करना है। इसके अलावा देखिए, हमें दो चीजें दी हुई हैं। पहली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पहले विकर्ण की लंबाई को लें, घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी लंबाई हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्क कर देते हैं। जब हम दोनों साइड का वर्क करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 225। अब देखिए, इसके अलावा हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच बराबर आ जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है L प्लस बी प्लस एच बराबर 24, इसका हम कर देते हैं वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस LH बराबर 24 का वर्ग हो जाएगा 576। अब देखिए, हमारे पास L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू है 225। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे 225। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 225 प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस LH बराबर 576। 225 दूसरी साइड जाकर के 576 में से घट जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 LB प्लस बी एच प्लस LH बराबर 351। हमें क्वेश्चन में 2 LB प्लस बी एच प्लस LH की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 351। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 282। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयतन ज्ञात करें। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6A स्क्वायर को बराबर कर देते हैं 96 के। यहाँ पर जब हम 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। दोनों साइड का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 4। हमसे पूछा है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। तो यहाँ पर जब हम भुजा का घन करते हैं तो हमारे पास A की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 64। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 283। किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, एक घनाकार कमरे में जो लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, हमें यहाँ पर उसकी लंबाई दे रखी है 35√3। जब भी हम किसी कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें उसका विकर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो छड़ की लंबाई है 35√3, ये यहाँ पर हमारे घन के विकर्ण के बराबर हो जाएगी। घन का विकर्ण होता है √3a। तो यहाँ पर √3a बराबर हो जाएगा 35√3 के। यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 35। अब देखिए, हमारे पास घन की भुजा की लंबाई आ चुकी है 35। अब हमें इसके अंदर एक बड़ी से बड़ी गेंद रखनी है। अब देखिए, जब हम इसके अंदर एक बड़ी से बड़ी गेंद रखेंगे तो जो इस गेंद का व्यास होगा वो इस घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे घन की भुजा है 35। तो यहाँ पर 2r की वैल्यू हो जाएगी 35 के बराबर। अगर हम यहाँ पर गेंद की त्रिज्या निकालेंगे तो गेंद की त्रिज्या हो जाएगी 35/2।
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल। गेंद जो होती है उसका आकार गोलाकार होता है, तो यहाँ पर हमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, जब तक हमें क्वेश्चन में खोखला शब्द ना दे दिया जाए तो तब तक हम इसको अपनी तरफ से खोखला नहीं मानेंगे। गेंद भले से ही खोखली होती हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में नहीं कह रखा है कि ये खोखली गेंद है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ठोस गेंद मानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए अगर गोला ठोस है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 35/2। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 × 22/7 × 35/2 × 35/2। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3850। तो इस घनाकार कमरे में जो बड़ी से बड़ी गेंद रखी गई है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है 3850 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 284। किसी कमरे में हवा का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कमरे में हवा का आयतन दिया हुआ है 204 घन मीटर। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा कमरा है ये घन के आकार का है या घनाभ के आकार का है। तो इसके लिए देखिए हमें आगे एक लाइन दी हुई है कि कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। अगर देखिए हम कमरे को घन के आकार का मान लेंगे तो उस कंडीशन में हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। अगर हमारी ऊंचाई 6 मीटर है तो लंबाई भी 6 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई भी 6 मीटर हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर हम कमरे का आयतन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 6 × 6 × 6 यानी कि 216 के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कमरे का आयतन आ रहा है 204 के बराबर। इसका मतलब हमारा ये जो कमरा है ये घनाभ के आकार का है। अब देखिए घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को बराबर कर देते हैं 204 के। अब हमें यहाँ पर कमरे की ऊंचाई दी हुई है 6 मीटर, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू रख देते हैं 6। जब हम h की वैल्यू 6 रखते हैं तो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू आ जाती है 34। अब देखिए हमसे पूछा है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है और हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू आ चुकी है 34। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 285। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। पिघली धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाते हैं तो उस कंडीशन में उनके जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो तीन घन हैं जिनकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन तीनों के जो आयतन होंगे वो बड़े घन के आयतन के बराबर होंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े घन की जो भुजा है उसको मान लेते हैं ए। अगर बड़े घन की भुजा ए है तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो a की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 3 बराबर होगा इन तीनों घनों के आयतन के बराबर। यहाँ पर हमारे पास पहले घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास पहले घन का आयतन आ जाएगा 64। दूसरे घन की भुजा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तीसरे घन की भुजा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। तो यहाँ पर देखिए a की पावर 3 बराबर हो गया 64 प्लस 125 प्लस 216। अब देखिए आगे हमसे एक बात और कह रखी है कि पिघली हुई धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से 62 को घटा देंगे। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a की पावर 3 बराबर 64 प्लस 125 प्लस 216 माइनस 62। यहाँ पर देखिए 64 में से जब हम 62 घटाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a की पावर 3 बराबर 2 प्लस 125 प्लस 216। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास a की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 343। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का घनमूल ले लेते हैं। a की पावर 3 का घनमूल हो जाएगा a और 343 का घनमूल हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 7। अब देखिए हमसे पूछा है नए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। नए घन की भुजा हमारे पास आ चुकी है 7 के बराबर।
घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × 7 × 7। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 286। कुछ ईंटों द्वारा 20 घन मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें चबूतरे का आयतन दिया हुआ है 20 घन मीटर, ये यहाँ पर हमारा मीटर में है, जबकि हमें ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दी हुई है ये हमको सेंटीमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए या तो आप घन मीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज कीजिए, या यहाँ पर आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कीजिए। तो देखिए अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करना भाग करने की तुलना में थोड़ा आसान पड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घन मीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पूछी गई है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चबूतरे के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें चबूतरे का आयतन दिया हुआ है 20 घन मीटर। यहाँ पर देखिए ये घन मीटर है, यानी कि हम इसको मीटर गुणा मीटर लिख सकते हैं। अब एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में भी 100 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 3 जगह मीटर की गुणा हो रही है। तो देखिए हमारे पास चबूतरे का आयतन आ जाएगा 20 × 100 × 100 × 100। इसको हमें डिवाइड करना है एक ईंट के आयतन से। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखी है, तो यहाँ पर हम इन तीनों की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक ईंट का आयतन आ जाएगा 25 × 12.5 × 8। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी 8000। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 287। किसी घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब लंबाई डीएम में ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए फिर से हमें डीएम की फुल फॉर्म नहीं दी गई है, ये डेसीमीटर है, डेकामीटर है, ये हमको यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब एंड में हमारा आंसर आएगा तो हम उसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शंस हैं वो नीचे डेकामीटर में सही आ रहे हैं या डेसीमीटर में सही आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमें घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई लेंगे 5x और घनाभ की चौड़ाई लेंगे 3x। अब देखिए आगे हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + LH। तो यहाँ पर देखिए हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है LB यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने यहाँ पर लंबाई ली है 5x और चौड़ाई ली है 3x। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास LB की वैल्यू आ जाएगी 15x²। आगे है हमारे पास BH यानी कि चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई है हमारे पास 3x और ऊंचाई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x। आगे है हमारे पास HL। H की वैल्यू है 6 और L की वैल्यू है 5x। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30x। और ये सारी इक्वेशन बराबर हो जाएगी 558 के। 2 से जब हम 558 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 279। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15x²। 18x और 30x जुड़ करके हो जाएंगे 48x और ये बराबर हो जाएंगे 279 के। यहाँ पर देखिए हम 279 को दूसरी साइड ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15x² + 48x - 279 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 15, 48 और 279 ये तीनों ही यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी 5x² + 16x - 93 बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ पर हमारी एक द्विघात समीकरण आ चुकी है।
यहाँ पर देखिए ये जो 16x है, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका गुणनफल तो 93 गुणा 5 के बराबर हो और जिसका योग एवं अंतर 16x के बराबर आए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले 5 और -93 के गुणा करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 और -93 की जब हम गुणा करते हैं तो ये बराबर आता है 465 के। अब देखिए हमें 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका गुणनफल 465 के बराबर हो और योग एवं अंतर 16 के बराबर हो। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी संख्या आ रही है 465। हम इसके फैक्टर ऐसे नहीं सोच सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 465 के फैक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 465 को पहले डिवाइड करते हैं 3 से। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 155। 155 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। अब देखिए 31 को हम केवल 31 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको 31 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास 465 के 3 टुकड़े आए हैं, 3, 5 और 31। अब देखिए ये जो 3 टुकड़े आए हैं, इनका हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है जिनका योग एवं अंतर होकर के हमारे पास 16x रह जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 31 को अलग रख दें और यहाँ पर हम 5 और 3 की गुणा करें तो हमारे पास 15 आ रहा है। अगर हम 31 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 16x आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टुकड़े जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 31 और 15। तो यहाँ पर देखिए हमें 31 प्लस का लेना है क्योंकि हमारे पास 16x प्लस का आ रहा है। अगर हमारे पास 16x माइनस का होता है तो यहाँ पर हम 31 को माइनस का ले लेते। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 16x के दो फैक्टर हो जाएंगे, प्लस 31x माइनस 15x। यहाँ पर देखिए आप 15x को पहले भी लिख सकते हैं और 31x को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 15x माइनस 93 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो पहले फैक्टर है 5x स्क्वायर प्लस 31x, इसमें से हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। जब हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x 5x प्लस 31। इसके अलावा हमारे पास दो फैक्टर रह गए -15x माइनस 93। यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3x, ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 31। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है ये हमेशा सेम आती है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई है, अब हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 31 कॉमन आ गया। इसके अलावा हमारे पास बच गया x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला ब्रैकेट है 5x प्लस 31 और दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 3। अब देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो 0 के बराबर है। अगर इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो वो तीन कंडीशन में बन सकता है। पहली कंडीशन है कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो, दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो और तीसरी कंडीशन है कि यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को ही 0 मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहले ब्रैकेट की वैल्यू को 0 मानेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 31 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -31/5। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की आ रही है। अब हमारे घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई है ये माइनस में नहीं हो सकती है। इसका मतलब x की ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पर हमारी गलत आई है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 3। तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आई है ये यहाँ पर हमारी सही है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछी है लंबाई। पहले हम क्या करते हैं लंबाई निकालते हैं। हमने लंबाई ली है 5x, x की वैल्यू आ रही है 3, तो यहाँ से हमारी लंबाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में आ रही है क्योंकि हमारा जो संपूर्ण पृष्ठ था वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ऊंचाई भी हमारी सेंटीमीटर में थी। तो यहाँ पर ये जो हमारी लंबाई आएगी ये भी हमारी सेंटीमीटर में ही आएगी। अब देखिए ये हमारी सेंटीमीटर में आ रही है, हमसे पूछी है डीएम में। तो हम क्या करते हैं पहले इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 1.5 डीएम यानी कि डेसीमीटर। अब 1.5 हमारा ऑप्शन बी आ रहा है, इसका मतलब ये हमसे यहाँ पर डेसीमीटर में पूछी है।
तो यहाँ पर देखिए हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 288। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 तथा आयतन 576 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4:6। अब यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, इसको वास्तविक बनाने के लिए हम इसमें x से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई लेंगे 3x, चौड़ाई लेंगे 4x और ऊंचाई लेंगे 6x। अब देखिए इसके अलावा हमें दिया हुआ है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 576। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3 की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पर जब हम दोनों साइड का घनमूल लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर घनाभ की लंबाई ली है 3x, x की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमने घनाभ की चौड़ाई ली है 4x, x की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ की चौड़ाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमने घनाभ की ऊंचाई ली है 6x, x की वैल्यू आई है 2। तो यहाँ पर हमारे पास घनाभ की ऊंचाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ या सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा 2LB। यहाँ पर जब हम LB यानी कि 6 और 8 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस BH। यहाँ पर जब हम 8 और 12 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस LH। यहाँ पर जब हम 6 और 12 की गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 72। यहाँ पर जब हम इस सब को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 289। एक आयताकार घनाभ के शीर्षों, किनारों तथा फलकों की संख्या को क्रम से V, E तथा F से सूचित किया जाता है। तो V माइनस E प्लस F का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक घनाभ। यहाँ पर आप घनाभ बनाइए या घन बनाइए एक ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पर घनाभ और घन के शीर्ष, किनारों और फलकों की जो संख्या होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर आप एक घनाभ बनाइए या घन बनाइए एक ही बात होगी। तो यहाँ पर देखिए हम एक घनाभ बना लेते हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में सबसे शुरू में पूछे गए हैं शीर्ष। तो देखिए शीर्ष ऐसे बिंदु होते हैं किसी भी घनाभ के जहां पर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आकर के मिलती हैं। तो देखिए इस तरह के 4 बिंदु आपको घनाभ की छत पर दिखाई दे रहे होंगे और 4 बिंदु आपको घनाभ के आधार पर दिखाई दे रहे होंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल 8 शीर्ष आ जाएंगे। अब आगे हमसे क्वेश्चन में पूछिए किनारों की संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घनाभ के किनारे कौन से होती हैं। तो देखिए लंबाई से चौड़ाई, चौड़ाई से ऊंचाई और ऊंचाई से लंबाई की ओर जितनी भी रेखाएं आपको जाती हुई दिख रही होंगी वो सारे होते हैं हमारे किनार। तो देखिए इस तरह की जो 4 रेखाएं हैं वो आपको घनाभ की छत पर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी और 4 रेखाएं आपको घनाभ के आधार पर जाती दिखाई दे रही होंगी। अब देखिए इसके अलावा या तो आप घनाभ की लेफ्ट और राइट साइड ले लीजिए या आप घनाभ के फ्रंट और बैक साइड ले लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम फ्रंट और बैक साइड लें तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्रंट साइड है इसकी जो ऊपर वाला किनार है वो हमारी छत में काउंट हो चुकी है। जो इसके नीचे वाली किनार है वो हमारी आधार में काउंट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 2 किनार रह गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 किनार फ्रंट में रह गई हैं तो हमारी 2 किनार हमारी बैक साइड में रह जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी कुल 4 किनार इस तरह से आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए हमने घनाभ के फ्रंट और बैक या लेफ्ट और राइट में से एक को लिया था। एक को किस लिए लिया था यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने घनाभ के फ्रंट और बैक साइड को लिया था, लेफ्ट और राइट साइड को छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम घनाभ की लेफ्ट और राइट साइड को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम राइट साइड को देखें तो इसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी छत में काउंट हो चुकी है। जो आगे वाली लाइन है वो हमारे सामने वाले फलक में काउंट हो चुकी है। जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे आधार में काउंट हो चुकी है
और जो पीछे वाली लाइन है वो हमारी बैक साइड में काउंट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड है उसकी जो चारों लाइनें हैं वो हमारी पहले ही काउंट हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप लेफ्ट या राइट साइड लेते, यहाँ पर अगर आप फ्रंट और बैक को छोड़ते, तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक की चारों किनारे अपने आप ही ऐड हो जाती। तो यहाँ पर हमें एक ही लेना होता है, या तो आप फ्रंट और बैक को लीजिए या आप लेफ्ट या राइट को ले लीजिए, दूसरी किनारे अपने आप ही काउंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार किनार छत की आई हैं, चार किनार आधार की आई हैं, दो किनार सामने वाले फेस की आई हैं और दो किनार पीछे वाले फेस की आई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुल किनारों की संख्या हो जाएगी 12। यहाँ पर हमने किनारों को ई से प्रदर्शित किया है तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी 12। अब देखिए हमें ज्ञात करने हैं फलकों की संख्या। तो देखिए फलक ये होते हैं जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला फलक है ये हमने बैंगनी रंग से दिखाया है। अब देखिए अगर एक ऊपर का फलक है तो एक नीचे का भी फलक होगा। हम यहाँ पर नीचे के फलक को नहीं देख सकते हैं क्योंकि उस पर हमारा घनाभ टिका हुआ है। इसी प्रकार से एक फलक आपको सामने दिखाई दे रहा है जो हमारा स्काई ब्लू कलर में है। अगर एक फलक सामने है तो एक इसके पीछे होगा। इसी प्रकार से हमारा एक फलक लेफ्ट साइड में है तो एक हमारा राइट साइड में भी होगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो हमारे फलक होते हैं वो घन और घनाभ के 6 होते हैं। तो यहाँ पर f की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हमसे पूछा है v माइनस ई प्लस एफ का मान। तो यहाँ पर देखिए v की वैल्यू आई है 8, ई की वैल्यू आई है 12 और f की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर ये आ जाएगी इक्वेशन हमारी 8 माइनस 12 प्लस 6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 290। एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व से खोदे गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े घनाभकार गड्ढे से निकाला जाता है। गड्ढे की गहराई कितनी होगी? यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं। एक वो मैदान होता है जहाँ पर हमें मिट्टी बिछानी होती है और दूसरा वो गड्ढा होता है जहाँ से हमें मिट्टी खोदनी होती है। अब यहाँ पर देखिए हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन में ये होता है कि जो मैदान है जहाँ पर हमें मिट्टी बिछानी है उसके अंदर ही वो गड्ढा होता है जहाँ से हमें मिट्टी खोदनी होती है। तो देखिए अगर गड्ढा उस मैदान के अंदर है तो हम गड्ढे के ऊपर तो मिट्टी बिछा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैदान के क्षेत्रफल में से गड्ढे के क्षेत्रफल को घटा देते हैं और घटाने के बाद जो हमारे पास क्षेत्रफल आता है हम उस क्षेत्रफल पर मिट्टी बिछा देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो देखिए इसमें दूसरे टाइप में क्या होता है, हमारे पास जो मैदान होता है उसमें जो हमें मिट्टी बिछानी होती है उसके लिए जो गड्ढा हम खोदते हैं वो मैदान से कहीं बाहर स्थित होता है। अगर गड्ढा हमारा मैदान से बाहर कहीं स्थित है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैदान के उठे हुए आयतन को गड्ढे के आयतन के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पार्श्व में खोदे गए गड्ढे, यानी कि पार्श्व का मतलब है कि मैदान के पीछे। मैदान के पीछे मतलब मैदान के बाहर कहीं गड्ढा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उठा हुआ आयतन होगा वो गड्ढे के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, उठे हुए आयतन को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए मैदान है हमारा 48 मीटर लंबा, 31.5 मीटर चौड़ा और इसको हमें उठाना है 6.5 डेसीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारी सारी यूनिट्स मीटर में चल रही हैं तो हम क्या करेंगे, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास उठे हुए भाग का आयतन आ जाएगा 48 गुणा 31.5 गुणा 6.5। ये बराबर हो जाएगा गड्ढे के आयतन के। गड्ढा है हमारा 48 मीटर लंबा और 18.5 मीटर चौड़ा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 27 गुणा 18.2। इसकी हमें ऊंचाई बतानी है तो हम इसकी गुणा कर लेंगे h से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6.5 और 18.2 इन दोनों के जो दशमलव है इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं और 31.5 का जो दशमलव है इसको हटाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 48 गुणा 315 बटे 10 गुणा 65 बटे 10 बराबर 27 गुणा 182 गुणा h। अब देखिए बराबर से पहले आपको डिवाइड में 10 गुणा 10 दिखाई दे रहा होगा, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा और ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 48। इन दोनों को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे
तो 48 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 10 गुणा 10 यानी कि 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। इसके अलावा आपको बराबर से पहले 65 और बराबर के बाद दिखाई दे रहा होगा 182। इन दोनों को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 65 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और 182 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12/25 गुणा 315 गुणा 5 बराबर 27 गुणा 14 गुणा h। अब देखिए बराबर से पहले आपको 5 दिखाई दे रहा होगा और डिवाइड में 25 दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड वाले 25 को काट देंगे 5 बार। अब ये जो डिवाइड में 5 आएगा इससे हम 315 को काट देंगे 63 बार। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 गुणा 63 बराबर 27 गुणा 14 गुणा h। अब यहाँ पर देखिए ये जो 63 और 27 है ये दोनों यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 63 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 27 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 12 गुणा 7 बराबर 3 गुणा 14 गुणा h। अब देखिए यहाँ पर ये जो 7 है इससे 14 को काट देंगे 2 बार, 3 से 12 को काट देंगे 4 बार। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 बराबर 2 गुणा h। 2 से 4 को काट देंगे तो हमारे पास h यानी कि गड्ढे की गहराई आ जाएगी 2 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 291। एक घनाभकार पानी की टंकी 2.1 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है और आधी भरी है। यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना हो जाएगा। जब भी देखिए हम किसी घनाभकार टंकी में पानी डालेंगे या उसमें से पानी निकालेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस घनाभकार टंकी की ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिए अगर टंकी घनाभकार है और उसमें हमें पानी की मात्रा दे रखी है 630 लीटर, तो यहाँ पर ये जो 630 लीटर है ये उसके आयतन को प्रदर्शित करता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को बराबर कर देंगे 630 के। अब ये जो 630 है ये हमारे लीटर में है, इस लीटर को हम 1000 से गुणा करके घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर आयतन घन सेंटीमीटर में आ जाएगा तो हमें टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए टंकी की जो लंबाई है वो हमको दे रखी है 2.1 मीटर लंबी। यहाँ पर जब हम इसकी 100 से गुणा करेंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई दे रखी है 1.5 मीटर, इसकी जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हम मान लेंगे h। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी 210 गुणा 150 गुणा h बराबर 630 गुणा 1000। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरह से मान करके चलते हैं कि अगर किसी घनाभकार टंकी की लंबाई 210 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 150 सेंटीमीटर है, तो अगर उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगी तभी उसमें 630 लीटर पानी आ पाएगा। तो ये जो 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, हमें इतनी टंकी तो खाली चाहिए ही। अगर उसकी लंबाई 210 है, चौड़ाई 150 है, तो हमें 20 सेंटीमीटर ऊंची टंकी खाली चाहिए ही। अगर पहले से वो आधी भरी हुई है तो उस आधी के ऊपर हमें 20 सेंटीमीटर खाली चाहिए। जब तक 20 सेंटीमीटर ऊंची टंकी खाली नहीं होगी तो हम उसमें 630 लीटर पानी नहीं भर सकते हैं। हमसे पूछा गया है यहाँ पर जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो जल स्तर उतना ही बढ़ जाएगा जितनी टंकी खाली होगी। तो यहाँ पर वो बढ़ जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन हमारा 20 सेंटीमीटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर को डिवाइड कर लेंगे 100 से और इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर से। तो यहाँ से हमारी टंकी की ऊंचाई आ जाएगी 0.2 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 292। 8 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बीमाई वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर के कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है। इन समान घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे घनों की संख्या पूछी गई है। घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 8 गुणा 4 गुणा 2, इसे हमें डिवाइड करना है घन के आयतन से। घन की भुजा हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अगर घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे घनों की संख्या हो जाएगी 8 गुणा 4 गुणा 2, ये तो हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन।
इसको हम डिवाइड करेंगे घन के आयतन से। घन का आयतन है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास घनों की संख्या आ जाएगी 8। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 293। एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया, जिसकी त्रिज्या r अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, यदि h शंकु की ऊंचाई हो तब। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अर्धगोले और शंकु के बारे में बात हो रही है। अर्धगोले के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने शंकु के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले शंकु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए शंकु का अगर मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं तो उस एग्जाम्पल में आती है हमारी आइसक्रीम की कोन। कोन को हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो आपने देखिए इस तरह की आइसक्रीम खाई होगी। अब देखिए अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हमारी इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए ये तो वो आकृति है जो हमने अभी तक देखी है। अगर हम इसके ऊपर से रैपर हटा देंगे तो हमारी कुछ इस तरह की आकृति आ जाएगी। इसको भी जब हम और सिंपल रूप में बनाएंगे तो हमारी आकृति इस तरह की आ जाएगी जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। अब देखिए ये जो हमारा शंकु स्काई ब्लू कलर में है, इसकी हम ऊंचाई लेते हैं h, त्रिज्या लेते हैं r, और इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई को लेते हैं l के बराबर। और यहाँ पर देखिए ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश के बराबर होता है। इसके अलावा देखिए शंकु में आपको एक बात और याद रखनी है। शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। जैसे आप जब आइसक्रीम खानी शुरू करते होंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल गोल होती है। तो जब हम आइसक्रीम को उल्टा करेंगे तो उसका आधार जो हो जाएगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। देखिए इसको आप आइसक्रीम से आसानी से समझ पाएंगे। जबकि अगर आप इसको स्काई ब्लू कलर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आधार वृत्ताकार दिखाई नहीं देगा। तो आगे से जो भी आकृति बनेगी उसका आधार आपको वृत्ताकार दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। अब देखिए यहाँ से हम इस आइसक्रीम कोन और येलो कोन को हटा देते हैं, और ये जो शंकु हमारा स्काई ब्लू कलर में है हम इसको साइड से बना करके अपने फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं। देखिए ये जो स्काई ब्लू कलर का शंकु है इसकी ऊंचाई मैंने आपसे h बताई थी और त्रिज्या r बताई थी। और मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो ऊंचाई और त्रिज्या है इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री का है। यहाँ पर 90 डिग्री का निशान बना हुआ है। अब देखिए ये जो h, l और r है ये एक त्रिभुज बना रहे हैं, और ये त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि h और r के बीच का कोण 90 डिग्री का है। अब देखिए अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर 90 अंश के सामने की जो भुजा है जो कि l के बराबर है ये हो जाएगी हमारी कर्ण के बराबर। तो जब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हमें l की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हम निकालते हैं शंकु का आयतन। देखिए किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे अगर हम इसको घनाभ पर अप्लाई करें तो घनाभ का जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और घनाभ की जो ऊंचाई होती है वो h के बराबर होती है। तो वहां पर हमारे घनाभ का वॉल्यूम या आयतन हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार से हमारे घन का आयतन होता है, घनाभ का जो आधार होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों a के बराबर होती है। तो हमारा जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर, और उसकी गुणा करनी होती है हमें ऊंचाई से। घन की जो ऊंचाई होती है वो भी a के बराबर होती है। तो इस तरह से हमारे घन का जो आयतन होता है वो हो जाता है a की पावर 3। अब देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये हमारा तब तक लगता है जब तक हमारा जो आधार और जो हमारी छत है किसी भी आकृति की वो एक जैसी हो। जैसे आपने आधार देखा घन और घनाभ में, वो होता है हमारा आयत या वर्ग के आकार का, और उनकी जो छत होती है वो भी आयत या वर्ग के आकार की होती है। लेकिन अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु का आधार तो हमारा वृत्त के आकार का होता है, लेकिन ये ऊपर जाकर के एक बिंदु पर मिल जाता है। तो देखिए अगर ये ऊपर एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगे तो हमें इससे पहले 1/3 की गुणा करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा आयतन हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को याद रखिए, ये आगे प्रावीण्य में बहुत काम देगा।
पिरामिड का जब भी हम आयतन निकालेंगे तो वो हम इसी तरह से निकालेंगे, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो शंकु है इसका आधार है वृत्त, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी गुणा कर देंगे हम h से, क्योंकि हमारे शंकु की ऊंचाई है h। तो यहाँ पर देखिए हमारे शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब हम निकालते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है L, ये हमारी घुमावदार होती है। जैसे आप आइसक्रीम को याद करिए, आइसक्रीम गोल गोल होती है, वो सीधी तो होती नहीं है। भले से जब हम उसका चित्र बनाएंगे तो उसकी जो तिरछी ऊंचाई है ये बिल्कुल सीधी आएगी, लेकिन ये हमारी घुमावदार होती है। तो अगर हम इस घुमावदार पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है हमारा पाई आर एल। अब देखिए हमने ये बात की है तिरछी ऊंचाई की, हमने जो इसका आधार ये वृत्ताकार है ये हमने ऐड नहीं किया है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए ये जो हमारा शंकु है, अगर हम इसके अंदर एक वृत्त बना दें तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी हमारी एच आर अपॉन एल प्लस आर के बराबर। तो ये देखिए ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको शंकु के बारे में याद रखने हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 293 में हमसे कहा है कि एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया, जिसकी त्रिज्या आर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, यदि शंकु की ऊंचाई h है तब। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि अर्धगोले को पिघलाया गया। जब भी देखिए मैंने आपसे कहा है अगर हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर उनके जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अर्धगोले का आयतन हमें पता है होता है 2/3 पाई आर की घात 3, और अभी हमने शंकु का आयतन पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमसे कहा है कि जो शंकु है और जो अर्धगोला है इनकी त्रिज्या है आर के बराबर। तो यहाँ पर देखिए इनका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, और शंकु की ऊंचाई h दे रखी है तो हम इसको ले लेंगे कैपिटल H। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2r बराबर आ जाएगा h के। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन ए दे रखा है h बराबर 2r, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 294, यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या पूछी है। तो हम क्या करते हैं, परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या को r के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए अगर पहले त्रिज्या r के बराबर थी तो हमसे पहली लाइन में कहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो देखिए अगर पहली त्रिज्या r है तो वो अब 2 सेंटीमीटर बढ़ करके हो जाएगी r+2 के बराबर। अब देखिए हमें यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है। जब हमने त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है तो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो जो अब बढ़ा हुआ है उसमें से अगर हम पहले वाले पृष्ठ क्षेत्रफल को घटाएं तो वो यहाँ पर 352 के बराबर आ जाएगा। हमने देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पर त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या हो गई है r+2। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर। इसमें से हम घटा देंगे पहला वाला पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले त्रिज्या थी हमारी r, तो हमारा पहले पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों का अंतर बराबर आ जाएगा 352 के। अब देखिए बराबर से पहले ये जो 4 पाई r+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से हम 4 पाई तो ले लेंगे कॉमन, और ये जो r+2 का होल स्क्वायर है इसको हम कर देंगे ओपन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4+4r माइनस आर स्क्वायर बराबर 352। अब देखिए हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर देंगे, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 4+4r, उसमें से हम 4 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4 गुणा 22/7 गुणा 4, 1+r बराबर 352। अब देखिए यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1+r की वैल्यू आ जाएगी 7, यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 6।
आर मानी थी हमने परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या, और हमसे परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या ही पूछी गई थी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 295। शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है। उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की दूसरी लाइन के आखिरी में हमसे कहा गया है कि उसके तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक शब्द यूज हो रहा है, तिर्यक पृष्ठ। तिर्यक पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ को रंगने का खर्च ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हमें खर्च ज्ञात करना है तो उसके लिए पहले हमें ये निकालना होगा कि इस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है। तो यहाँ पर हम पहले इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे, आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें आधार का व्यास दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। अगर व्यास 64 सेंटीमीटर है तो हमारे पास त्रिज्या 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे पास बचता है एल। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक शंकु बना लेते हैं। इस शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 60 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर व्यास 64 सेंटीमीटर है तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 32 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 8, 12, 15 का। अब यहाँ पर अगर हम 8 का 4 गुना करते हैं तो हमारे पास 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ रही है। अगर हम 15 का 4 गुना करते हैं तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर ऊंचाई आ रही है। तो देखिए हमारे पास तीसरी भुजा रह जाती है 17। तो हम क्या करते हैं, 17 का भी 4 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कर्ण आ जाएगा 17 गुणा 4। 17 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कर्ण की लंबाई आ जाएगी 68 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इसको याद रखिए कि हमारे कर्ण की लंबाई आई है 68 सेंटीमीटर। अब हम लगाते हैं पाई आर एल का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 32 और एल हमने निकाला है 68। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 32 गुणा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये 32 भी सेंटीमीटर में है और ये 68 भी सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें जो खर्च दे रखा है वो हमको दे रखा है 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है 35 रुपए। अब हमारा आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 32 को भाग कर लेंगे 100 से और 68 को भी भाग कर लेंगे 100 से। तो यहाँ पर हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 22/7 गुणा 32/100 गुणा 68/100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा है 35 रुपए। अब हमारे पास आ रहे हैं 22/7 गुणा 32/100 गुणा 68/100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कुल खर्च निकालने के लिए इस मीटर स्क्वायर की गुणा कर देंगे 35 से। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 35 रुपए, अगर मान लीजिए हमारे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर आता, तो हम 10 मीटर स्क्वायर का खर्च निकालने के लिए उसकी गुणा 35 से कर देते, फिर हमारा आंसर 350 आ जाता। अब हमारे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर ना करके आ रहा है 22/7 गुणा 32/100 गुणा 68/100। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा ही 35 से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुल खर्च आ जाएगा 22/7 गुणा 32 गुणा 68 डिवाइड में ये जो 100 गुणा 100 थे इसको हम लिख लेंगे 10,000 और इसकी गुणा कर देंगे 35 से। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा 23.936 रुपए। 936 को हम 94 लिख लेंगे तो हमारा कुल खर्च आ जाएगा 23.94 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 296। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया, अतः गेंदों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम गेंदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने शंकु के आयतन को एक गेंद के आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई गुणा 20 गुणा 10। इसको हम डिवाइड करेंगे एक गेंद के आयतन से। यहाँ पर हमारी गेंद गोल है
गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर देखिए आर त्रिज्या की जगह हमें व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। 4 का हम आधा कर लेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक गेंद का आयतन आ जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गेंदों की संख्या आ जाएगी 125। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 297। 35 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का गिरा स्तर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें पानी का जो टैंक दिया हुआ है इसका आकार हमें बेलनाकार दिया हुआ है। अभी तक हमने बेलन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पर पहले बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार भी वृत्ताकार होता है और जो ऊपर से भी वृत्ताकार होता है, और इसके आधार और ऊपर के जो वृत्त होते हैं ये एक समान होते हैं। यानी कि जितनी त्रिज्या नीचे होगी उतनी ही त्रिज्या ऊपर होगी। हम यहाँ पर बेलन की जो ऊंचाई है इसको हम h लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बेलन का आयतन देखें, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी आकृति का जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बेलन का जो आधार होता है वो होता है एक वृत्त के आकार का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये नीचे से ऊपर तक एक समान है, यानी कि जितना बड़ा वृत्त नीचे है उतना ही बड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर हमें 1/3 लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा एच। इसी प्रकार से अगर हम देखें इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए ये है इसका वक्र पृष्ठ। इसमें ऊपर और नीचे के जो वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल ऐड नहीं है, तो जब हम इसमें इनका क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। अब देखिए हम क्या करते हैं, बेलन के अंदर एक इस तरह से विकर्ण खींच देते हैं। अगर हमसे पूछे इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगी √h² प्लस 4r²। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है और यहाँ पर ये पूरे व्यास को कवर करेगी। व्यास है हमारा 2r। 2r का जब हम वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4r। तो यहाँ पर हमारा विकर्ण आ जाएगा √h² प्लस 4r²। तो यहाँ पर देखिए अभी बेलन के बारे में हमें ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा खोखला बेलन भी होता है। इसके अलावा हम बेलन को काटते भी हैं, उन सभी के अलग फॉर्मूले होते हैं। उनके जब क्वेश्चन आएंगे उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 297 में हमसे कहा गया है कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टैंक पानी से पूरा भरा है। यदि 11 लीटर पानी को निकाल लिया जाए तब पानी का गिरा स्तर ज्ञात करें। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 291। वहां पर मैंने आपसे बताया है कि हमें जितना भी पानी डालना हो या जितना भी पानी निकालना हो, हम उसे आयतन के बराबर ले लेंगे और वहां पर हम h की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा टैंक बेलनाकार है। बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। इसके अलावा हमें टैंक का व्यास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। अगर व्यास 35 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 35/2। तो यहाँ पर देखिए अगर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 11 है तो हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू रख लेंगे 35/2 और एच हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी 22/7 गुणा 35/2 गुणा 35/2 गुणा एच बराबर 11। अब देखिए ये 11 लीटर है। इस लीटर को हम घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 1000 से। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी 11 सही 3/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 298। किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास समान है। बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करें, और हमें सारे ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो घन सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने ऑप्शन को घन सेंटीमीटर में भी निकालेंगे और उसको लीटर में भी निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है।
अब मैंने आपसे बताया है कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम 2 पाई आर को बराबर कर देंगे 6 पाई के। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के। अब देखिए आगे हमसे कह रखा है कि बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के समान है। अब देखिए त्रिज्या आई है 3 सेंटीमीटर, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो व्यास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब जितनी लंबाई व्यास की है उतनी ही ऊंचाई है, तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमसे पूछिए पानी की मात्रा। अब बेलन में उतना ही पानी आएगा जितनी इसका आयतन होगा, तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकाल देते हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h। आर की वैल्यू आई है 3 और एच की वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पर आयतन आ जाएगा पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6। यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54 पाई घन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको घन सेंटीमीटर में रखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो रहा है। बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर ए ही दे रखा है, लेकिन अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.054 पाई लीटर। तो अगर ये ऑप्शन हमारे घन सेंटीमीटर में ना होकर के लीटर में होते तब यहाँ पर हमारा सही हो जाता ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 299। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पहली ही लाइन में कह रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन उस लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बेलन और शंकु के आयतन आपस में बराबर हैं। आगे हमसे शंकु के बारे में कह रखा है कि उसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगर व्यास 30 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर के बराबर। इसके अलावा हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ पर बेलन का आयतन और शंकु का आयतन आपस में बराबर करने हैं। बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पर हम पाई को ऐसे ही रखेंगे, आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा और एच की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा। आर की वैल्यू है यहाँ पर 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15 गुणा 15 और एच की वैल्यू हो जाएगी 108। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का व्यास। व्यास हो जाएगा त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ पर 2r की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 300। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया। नए गोले का व्यास है। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाएंगे तो उस कंडीशन में उनके जो आयतन होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें जो 3 गोले दिए हुए हैं जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, इनको यहाँ पर पिघलाया जा रहा है। अगर यहाँ पर इनको पिघलाया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, इनके जो आयतन है इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास है। हमें चाहिए होती है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे, इनका आधा कर देंगे। तो हमारे पास जो त्रिज्या आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इनको मिलाकर के जब हमें एक नया गोला बना रहे हैं उसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। तो देखिए ये जो नया गोला बना है इसका यहाँ पर आयतन हो जाएगा 4/3 πr⁴। ये बराबर हो जाएगा बाकी 3 गोलों के आयतन के। अब देखिए बाकी जो 3 गोले होंगे उनमें भी 4/3 पाई आएगा ही, तो हम क्या करते हैं 4/3 पाई इन तीनों गोलों के आयतन में से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 4/3 पाई r²। यहाँ पर देखिए पहला वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या हमने निकाली है 3 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3 का जब हम घन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 27। इसी प्रकार से दूसरे वाले गोले का जो आयतन होता वो होता 4/3 πr⁴। 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया है,
हमें यहाँ पर r की घात 3 करनी है। यहाँ पर हमारा व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो हमने त्रिज्या निकाली है 4 सेंटीमीटर। 4 का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। इसी प्रकार से तीसरे वाले गोले में आता 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पर उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 का जब हम घन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 125। यहाँ पर देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 27, 64 और 125 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। दोनों साइड का जब हम घनमूल लेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है गोले का व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो यहाँ पर 2r की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।